ओके। यूसुफ चाचा। जी बीबी। पापा ऑफिस चले गए क्या? नहीं बीबी, वो तो आज अपने कमरे से नहीं निकले। कमरे से नहीं निकले? जी। क्यों नहीं निकले? पता नहीं बीबी। क्यों? पापा अपने कमरे से? एक सेकंड। पापा? पापा? ओह नो! आखिरी दिनों में सेठ साहब के मिजाज में बड़ी दरवेशी आ गई थी। हर वक्त दरवेशाना कलाम का मुतालिया करते रहते थे। फरमाते थे, वकील साहब, इस सराय से काफिले ने आखिर कूच करना ही है। मोना बेटी, जिनके दिल रोशन होते हैं उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि कूच की घड़ी आ गई है। वकील साहब, मेरा ख्याल है अब जरा काम की बात भी हो जाए। यही काम की बातें हैं, बाकी तो सब बेकार बातें हैं। बंदा बेचारा अपने पीछे ये वसीयतनामा ही छोड़ जाता है। और मंसूर साहब, इस वसीयतनामे के मुताबिक सेठ साहब अपनी आधी जायदाद का मालिक अपने भतीजे परवेज को बना गए। ये कैसे हो सकता है? सेठ साहब की सारी जायदाद के मालिक तो मोना है। ये तो मालिक ही से पूछा जाए कि वो अपनी आधी जायदाद अपने भतीजे को क्यों दे गए। अच्छा, मैं चलता हूँ। इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई परवेज साहब की वापसी के बाद होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मोना, सेठ साहब की सारी जायदाद के वारिस तुम हो। इसमें किसी तरह भी परवेज को हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। पापा परवेज को कितना चाहते थे। इंसान कितना खुद गर्ज होता है, किस तरह अपनी ख्वाहिश के लिए दूसरों की ख्वाहिश को कुचल देता है। पापा ने आखिरी दम तक मेरे फैसले को कबूल नहीं किया था और मेरे इनकार ने उनको अंदर ही अंदर से तोड़ कर रख दिया था। तो क्या तुम अपने फैसले पर पछता रही हो? मेरे फैसले ने पापा के सारे प्लान्स को तोड़ फोड़ कर रख दिया था। मैंने कितना दुख दिया पापा को, कितनी खुद गर्ज हूं। So sorry पापा, so sorry पापा। मज़ारों की सोसाइटी तो हमने बना ली है प्रोफेसर, लेकिन मैं अब भी कहता हूं कि हमें टकराव में नहीं आना चाहिए। उन मज़ारों को जो ज़मीन मिली है प्रोफेसर, वो मलिक शाह मुराद की ज़मीन के साथ है और मलिक शाह मुराद कभी भी वो ज़मीन नहीं लेने देगा। और इस तरह मलिक शाह मुराद के साथ हमारी टकराव की सूरत बन सकती है ना मालिक? क्या ख्याल? जी डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। देखिए, पहले हम ख्वाब देखते थे, अब हम ख्वाब रास्ते पे चल पड़े हैं, तो ये मुश्किलें तो आएंगी। नहीं नहीं प्रोफेसर, हम मुश्किलों से नहीं डरते। हमें तो सिर्फ ये डर है कि जो हमने बनाया है और जो हम बनाना चाहते हैं वो खत्म ना हो जाए। अगर खत्म हो गया तो हम और बनाएंगे, फिर और बनाएंगे, और बनाते बनाते अगर हम खुद भी खत्म हो गए तो क्या, फिर और लोग आएंगे, वो बनाएंगे। जिंदगी तसलसल का नाम है। एक नस्ल अगर ख्वाब देखती है तो दूसरी उस ख्वाब की ताबीर की मंजिल पाती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी आंखों के सामने लोगों की हक तलफी हो, तो ऐसा नामुमकिन है। इट इज नॉट पॉसिबल। हम ऐसा होने नहीं देंगे। देख लेंगे कौन है मुराद और कौन क्या है। बाबा, आज जब मैं इस हवेली से बाहर जा रही हूं तो पता नहीं क्यों मुझे इस हवेली की दीवारों से भी शर्म आ रही है। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी सेहत और जिंदगी का सवाल है और हम तुम्हारी जिंदगी के लिए तमाम हवेलियां मिस्मार कर सकते हैं। बाबा, गाड़ी में पर्दे का इंतजाम तो है ना? हाँ बेटा,
गाड़ी के शीशे ऐसे हैं कि बाहर से अंदर कुछ नजर नहीं आता, लेकिन हमने अंदर से शीशों पर भी पर्दे लगवा दिए हैं ताकि अंदर से भी बाहर कुछ नजर ना आए। हम गाड़ी तक कैसे जाएंगे? आज इस हवेली के आसपास परिंदे भी पर नहीं मार सकते बेटा। आज मलकों की बेटी हवेली से बाहर आ रही है। सजावल क्यों नहीं आया? वो अस्पताल पहुंच जाएगा बेटा। आओ, अल्लाह का नाम लेकर चलें बेटा। मैं ठीक हूँ बाबा, मैं खुद चल सकती हूँ। मलिक जी, आप कहां जा रही थी? कहीं नहीं मलिक जी। इसका ऑपरेशन होना है शामुरात, हम इसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। मेरी इजाजत के बगैर मेरी बीवी शहर जाएगी और डॉक्टरों से ऑपरेशन करवाएगी। शामुरात, ये इसकी जिंदगी का सवाल है बेटा। चलो जान, मैं हमेशा आपसे हया करता आया हूं, लेकिन आज आमना सामना हो ही गया है तो फिर सुन लीजिए। आप मेरे घर और मेरी जमीनों के मामलात में मत पड़ा करें। तुम्हारे मामलात में मुदाखलत की कोई जरूरत नहीं है शामुरात। मैंने फैसला किया था कि सिजावल खान मेरी जमीनें संभालेगा। आपकी पुश्तपनाही से आपकी बेटी ने उसे शहर भेज दिया। आप ही की पुश्तपनाही से ये अस्पताल वाले मेरे मजारों को मेरे मुकाबले पर लेकर आए हैं और आज मेरी इजाजत के बगैर मेरी बीवी को ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों के पास लेकर जा रहे हैं। ये इस हवेली से एक कदम बाहर नहीं रख सकती। मलिक जी, मैं नहीं जाऊंगी बाबा, मैं नहीं जाऊंगी बाबा। अगर ये न गई शामुरात तो ये मर जाएगी। ये नहीं मरती, मेरी इजाजत के बगैर ये मर भी नहीं सकती। हम उसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं शामुरात। हम देखते हैं कि हमें कौन रोक सकता है। और मैं भी देखता हूं कि इसे कौन लेकर जाता है। शामुरात, खुदा के लिए बाबा, आपको मेरी कसम है बाबा, आपको मेरी कसम है। दिल तो करता है मुंशी के शामुरात को अपने घोड़े से बांधकर गांव के हर उस रास्ते पर अपने घोड़े को दौड़ाएं जहां उस मनहूस के कदम पड़ते हैं। उसकी लाश को अपने कुत्तों के सामने डाल दें। मगर क्या करें, बेटी की आंखें सामने आ जाती हैं।
बेटी खुदा किसी दुश्मन को न दे। सरकार, सरकार आप तो बड़े नरम दिल वाले हैं। छोटे मलक साहब को आप समझाएं, वो यकीनन आपकी बात समझ जाएंगे। सरकार, कबीर साहब और डॉक्टर साहब आए। उन्हें भेजो बेटा। जी मुंशी, जी सरकार। तुम उनके लिए चाय का बंदोबस्त करो। जैसा हुक्म सरकार। अंकल हम आ सकते हैं? हाँ कबीर बेटा, आइए डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम साहब। बिस्मिल्लाह अलैकुम सलाम। बैठिए। कैसे हो कबीर बेटा? आप कैसे हैं? ठीक है बेटा, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? आपकी दुआ है मलिक साहब। डॉक्टर साहब, आप शहर इत्तला करा दीजिए कि हम मरीज को शहर नहीं ला सकते। क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, उसकी सिर्फ एक सूरत है कि हम मरीजा को शामरात की लाश के ऊपर से लेकर जाए, लेकिन वो शामरात को मरा हुआ देखकर खुद भी मर जाएगी बेटा। कल फॉर हेवन सेक, क्या कर उसकी इस तरह तो उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी। हाँ बेटा। मलिक साहब, क्यों ना हम सजाउल खान को यहां बुलवा लें? नहीं डॉक्टर साहब, इस तरह बाप और बेटे में मुकाबले की सूरत पैदा हो जाएगी। वो इस सूरत में भी मर जाएगी। अगर आपने तो कहा था कि सजावल जो है इस मसले में हेल्प करेगा हमारी। इसका मतलब है कि आप उनका इलाज नहीं करवाएंगे? नहीं, इलाज करवाएंगे बेटा, जरूर करवाएंगे, मगर 1-2 दिन के बाद। तुम लोग पीढ़ियों से हमारे मजारे हो, हमारा नमक खाते आए हो, और अब नमक हरामी करके मेरे खिलाफ इन शहरियों से मिल गए हो। तुम लोगों को जमीन लेने का इतना ही शौक था तो मुझे कहते, मैं जमीन दिलवाता, लेकिन तुम लोगों को शर्म ना आई। गैरों से मिलकर अपने ही मलक के खिलाफ मजारों की अंजुमन बना ली। कुत्ते को भी मालिक के खाए हुए नमक की शर्म आती है, वो भी मालिक की खातिर गैर पर भौंकता है। मैं तुम सबको अपनी जमीन से बेदखल करता हूं और गांव बदर करता हूं। आज रातों रात तुम सब यहां से चले जाओ। अगर कल तुम में से किसी को भी मैंने यहां देखा तो उसका वो हशर करूंगा कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। ऐसा नहीं करे सरकार, इनकी 7 पुश्तें आपकी खिदमत करती आई हैं। सरकार, अगर इन्हें बेदखल कर दिया गया तो इन्हें काश्त के लिए जमीन कौन देगा? जिस गांव में सरकार इनके आबा व अजदाद की हड्डियां दफन हैं, वो ये गांव भला छोड़कर कहां जाएंगी? तुम दरमियान में मत आओ अहमद खान, नहीं तो मैं तुम्हें भी अलग कर दूंगा। मैं इनसे निमट लूं, फिर उन अस्पताल वालों की खबर लूंगा। हमें माफ कर दें मलक साहब, हमसे गलती होगी, हम सब शर्मसार हैं आपसे। मलक साहब, हमें माफ कर दें। अब आए हो माफी मांगने? अब कोई माफी नहीं है। तो माफी मांगने आते हैं। इन्हें माफ कर दें सरकार, ये बड़े भोले हैं, नादान हैं, बस शहरियों की बातों में आ गए थे। इन सब की तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अगर ये यहां रहना चाहते हैं तो फिर इन्हें कचहरी में ले जाकर इनसे बयान दिलवाओ अहमद खान
कि इन्होंने जमीन लेने के लिए दरखास्तें नहीं दी हैं, तब मैं मानूंगा। हम ऐसा ही करेंगे सरकार, बस आप एक मर्तबा हमें माफ कर दें। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि अंकल हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मुझे अब भी ऐसा लगता है जैसे जैसे वो अभी अभी अपने कमरे से निकल कर आएंगे और मुझे अपनी बाहों में छुपा लेंगे। उनके बाहों में तहफ्फुज़ का एक अजीब सा एहसास होता था। मैं तो ये समझती थी कि इस दुनिया में पापा को मेरे से ज्यादा कोई अजीज नहीं, लेकिन अब पता चला कि वो तुम्हें भी इतना ही चाहते थे जितना वो मुझे चाहते थे। रिश्ते में तो वो मेरे चचा थे, लेकिन मेरे लिए बाप से भी बढ़कर थे वो। मेरा ख्याल है अब काम की बातें होनी चाहिए। परवेज, तुम जानते हो कि अंकल तुम्हें अपने आधे कारोबार का मालिक बना गए। अब वकील को बुलाते हैं और आप दोनों के हिस्सों का हिसाब करके कारोबार को 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि पापा का कारोबार तकसीम हो, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि हम मिलकर पापा के कारोबार को आगे बढ़ाएं। मुन्ना, मैं अंकल के कारोबार को तकसीम करने का सोच भी नहीं सकता। हम दोनों मिलकर इस कारोबार को संभालेंगे और अंकल के इस कारोबार को इतना वसी करेंगे कि अंकल की रूह खुश हो जाएगी। अगर तुम दोनों की यही मर्जी है तो ठीक है। वैसे परवेज, मेरी राय भी यही है कि आप दोनों को अपना अपना हिस्सा अलग कर लेना चाहिए। शराकत तो 2 भाइयों में भी अच्छी नहीं होती। हम ये साबित कर दिखाएंगे मंसूर साहब कि 2 कजन्स मिलकर शराकत से कारोबार किस तरह चलाते हैं। ओके, एज यू लाइक। अच्छा कबीर, तो ये तुम हो जिसने हमारे मज़ारों को हमारे मुकाबले पर लाकर खड़ा किया है। तुम तो हमारी हवेलियों में पले बड़े हो और हमारे अजीज हो। हमने क्या किया है जिसका तुम हमसे बदला ले रहे हो? शाह मुराद साहब, हम तो किसी का नुकसान नहीं चाहते। हम तो सिर्फ हकदारों को उनका हक दिलाना चाहते हैं। यहां पता नहीं किस किस की हक तलफियां हो रही हैं और तुम लोगों को सिर्फ मेरे मज़ारों की फिक्र लगी हुई है। एक गलत काम दूसरे गलत काम का जवाब नहीं बन सकता। कबीर, तुम जानते हो मैं तुमसे ज्यादा अच्छे कॉलेजों में पढ़ा हूं। जी हाँ, और मसाइल को तुमसे ज्यादा समझता हूं। तुम और हम जिस समाजी मंजरनामे में दाखिल हुए हैं वो हमने नहीं बनाया, हमें विरसे में मिला है। मुराद साहब, अगर हम चाहें तो इस मंजरनामे को अपने दौर के हवाले में कुछ तब्दीली ला सकते हैं। तुम लोग तब्दीली लाना नहीं चाहते, इसे मसख करना चाहते हो। बदलना है तो पूरा निजाम बदलो, निजाम में नकब मत लगाओ। शाहमुराद साहब, किसी ने कहा है कि अगर हर आदमी अपने घर के आगे सफाई कर ले तो सारा शहर साफ हो सकता है।
तुम लोगों का अलमिया ये है कि पढ़ लिख कर अपने आप को भूल जाते हो और दूसरों के नजरियात में जिंदा रहते हो। तुम लोग न सिस्टम के आदमी हो और न ही तब्दीली के। मैं तुम्हें इसमें नकब लगाने नहीं दूंगा। फिर शिकायत मत करना। हम मलक लोग ससुराली रिश्तों का बड़ा एहतराम करते हैं। थैंक यू सर। मास्टर, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली? बाबा, ये सुबह सुबह हमारे मास्टर को क्यों डांटा जा रहा है? बेटी, तुझे पता नहीं, मास्टर लीडर बनने वाला है। अच्छा, हाँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे खानदान में भी कोई लीडर पैदा हो। आखिर ऐसी क्या बात है? इसने मलिक शाह मुराद के बाजारों की अंजुमन बनाई है और अब ये मलिक साहब का मुकाबला करेगा। हाँ चाचा जी, हम मुकाबला नहीं कर रहे, हम तो बेजमीन मजारों को जमीन दिला रहे हैं। मलिक क्या मर गया है जो मजारों को जमीन मिलेगी? मामा जी, जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी। मजारों का हक है और वो जमीन उनको मिलेगी जरूर। तब तक मलिक जो इसका हाल करेगा वो भी देख लेना। मामा जी, आप इसकी फिक्र ना करें, हम सब इसके साथ हैं। हाँ बाबा, हम सब इसके साथ हैं और मलिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम लोगों ने मलिकों के निजाम नहीं देखे। सुना है मुंशी कह रहा था कि मास्टर सियासत करता है और अब बड़े मलिक साहब उसे नौकरी से निकलवा देंगे। आप फिक्र ना करें मामा जी, अगर मलिक ने मास्टर को नौकरी से निकाल भी दिया तो ये हमारी तंजीम में काम करेगा। तुम कहती हो तो ठीक ही होगा, वैसे मेरा दिल घबरा रहा है। देख लिया आपने, आपके सारे मजारे भाग गए। सबने कसमनामे दाखिल करवा लिए कि हम वो जमीन लेना ही नहीं चाहते। प्रोफेसर, मलिक शाह मुराद से हमने दुश्मनी भी मोल ली और कुछ हुआ भी नहीं। बहुत कुछ हुआ है। इन सदियों से सहमे हुए बंदों ने खुद से ये सवाल डॉक्टर जरूर पूछा होगा कि उनके साथ ये सब कुछ क्यों और कैसे हो रहा है। बंदा जब खुद से मकालमा करता है ना, तो उसके जहन में उठने वाले सवाल का जवाब और हल वो खुद ही ढूंढ लेता है। हमने तो दिल के सेवन की सिर्फ गलियां साफ करनी है। कलंदर तो अपने वक्त पे ही आएगा। तब तक हम मर खप चुके होंगे। हम मरेंगे नहीं डॉक्टर, हम आने वाली नस्लों की मुस्कुराहटों में जिएंगे। डॉक्टर जी, तुम्हें जो बहुत कुछ अच्छा नजर आता है ना, ये भी तो किसी इंसान की देन है। जी हाँ प्रोफेसर, आप ठीक फरमा रहे हैं। अच्छा, एक बात तो याद आई, आपको बताना भूल गया मैं। वो सजावल बहुत परेशान था कि उसकी वालिदा क्यों नहीं आई। कह रहा था कि मैं खुद जाकर अपनी वालिदा को लेकर आऊंगा। इसी बात से तो मलिक साहब डर रहे थे कि कहीं बाप और बेटे में मुकाबले की सूरत ना पैदा हो जाए। कैलकुलेशंस किए तुमने? एक बार नहीं, कई बार कर चुका हूँ। और हिसाब क्या निकलता है? वही 5 लाख का घपला। इस तरह करो, जरा अकाउंट्स ऑफिसर को बुलाओ। ये जैदी साहब को अंदर भिजवाइए जरा। उसको देखो। आज बहुत थके थके लग रहे हैं सरकार।
हाँ यूसुफ चाचा, आज दफ्तर में काम बहुत था। मोना नहीं आई अभी? आती होंगी सरकार, खाना लगा दूं? नहीं, मोना आ ले तो फिर लगाना। ऐसा करो, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। अभी लाता हूँ सरकार। आइए जैदी साहब। जैदी साहब, ये आपकी किताबों में 5 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा। जी क्या 5 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा? हाँ, ये आप खुद चेक कर लीजिए। आई एम वेरी सॉरी सर। एक्चुअली सर वो रजिस्टर में एंट्री नहीं की गई थी। आपके 5 लाख महफूज हैं। महफूज हैं, लेकिन कहाँ? वो सर जी आपके अकाउंट में महफूज हैं। मेरे अकाउंट में? लेकिन क्यों? वो सर इसलिए कि सेठ साहब ने फरमाया था कि आप दोनों शादी के बाद हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड और फिर सारे यूरोप की सैर को जाएंगे। इन अखराजात के लिए सेठ साहब ने आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा करवा दिए थे। ठीक है, थैंक यू जैदी साहब। कोई बात नहीं। हाँ, थैंक यू। हेलो। हेलो, जरा मोना से बात करा दीजिए। जी मोना, आपको फोन। हेलो। हेलो मोना, क्या हो रहा है? बड़ा सीरियस काम हो रहा है और मैं सीरियसली खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ खाने की फुर्सत किसे है? हम तो खुद सैंडविचेस और कॉफी पे गुजारा कर रहे हैं। ऐसा करो तुम खा लो। तुम्हारे बगैर खाना कहाँ हलक से गुजरेगा? अब ऐसी बातों का जमाना नहीं रहा। अच्छा जी, कैसी बातों का जमाना है? काम की बातों का। ऐसा करो तुम खाना खा लो, हम काम शाम करके आते हैं, शाम की चाय के साथ पियेंगे। तो ठीक है, फिर शाम को चाय पे मुलाकात होगी। ओके बाय। अब खाना लगा लो सरकार। चाचा भूख नहीं है, तुम मैं ब्रीफ केस ला दूंगा। अच्छा सर। ऐसा है, मैं 3-4 बजे तक वापस आ जाऊंगा। ओके ठीक है सरकार। देखिए अम्मी, आपको चलना होगा। मैं तुम्हें कह चुकी हूँ बेटा, तुम्हारे बाबा नहीं चाहते कि मैं डॉक्टर से ऑपरेशन करूं। अम्मी वो नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहता हूँ। तुम्हें नहीं पता बेटा, वो कितने नाराज हो रहे थे। उनकी नाराजगी, अम्मी उनकी नाराजगी से ज्यादा मुझे आपकी जिंदगी की परवाह है। बाबा, आप इसे क्यों नहीं समझाते? सजावल, उस दिन अगर मैं बाबा को ना रोकती तो अचानक क्या हो जाता? जो होगा मैं उसे देख लूंगा। बहरहाल आपको हर हालत में चलना होगा। सकीना बेटे, सजावट की बात मान जाओ ना बेटा। बाबा, आप तो सारे हालात जानते हैं। लेकिन मैं वो हालात नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूँ। बस आप तैयार हो, हमने जाना है। नानू आप भी तैयार हो, हम आज ही जाएंगे। सरकार, अस्पताल वालों ने तो हमारे मजारों के दिमाग खराब कर दी। मुझसे ऐसे अकड़ के बात नहीं, मैं उनका मजारा हूं। तो सरकार, आपने आंखें दिखाई हैं तो उनके दिमाग होश में आए हैं। मैंने तुम्हें मुख्तियार कुल बना दिया है। अब सारे मामले तुम्हें निपटाने हैं। मुझ तक कोई बात नहीं आनी चाहिए। सरकार, वो तो बड़े मलिक साहब का डर रहता था, वरना मैं तो उनको ऐसा सीधा करता कि वो आइंदा किसी पर आंख उठाने की जरूरत ना करते। बड़े मलिक साहब अब कभी भी हमारे मामलों में नहीं पड़ेंगे।
और अगर अब भी चचा जान हमारे किसी मामले में पड़े तो मैं सारा मामला ही साफ कर दूंगा। सरकार, अस्पताल वालों की तो मैं ऐसी हालत करूंगा कि आइंदा वो हमारे गांव में तो क्या, किसी और के गांव में भी दाखिल नहीं होंगे। जी डायरेक्टर साहब, बस मलिक साहब आ जाए तो फिल्म की मुहूर्त करते हैं। जी हाँ, बस जरा ख्याल रहे कि फिल्म जल्दी बनना चाहिए। नहीं 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 नहीं, पैसों की आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बस मलिक साहब आ जाए तो जी मैं आपको फोन पे बता दूंगी। बेहतर बेहतर जी। सबको अपने पेट की फिक्र लगी। मलिक साहब, आप आ गए? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। मुझे देखकर आप इतनी हैरान क्यों हुई हैं? नहीं नहीं मलिक साहब, दरअसल आप गांव गए हुए थे ना, आपने खैरियत की कोई इतला ही नहीं। आपको यहाँ देखकर खुशी हो रही। बेबी, हाय अम्मी। आओ देखो तो बेटे कौन आया है। शुक्र है बेबी आज घर पर है। मलिक साहब, वो तो सिर्फ आपके साथ शॉपिंग के लिए बाहर जाती है, और आप ना हो तो वो तो बाहर कदम भी नहीं रखती। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, आपने गांव में बहुत दिन लगा दिए। हाँ, हमारी जमीनों के मामले में कुछ लोग टांग अड़ा रहे थे। फिर आपने क्या किया मलिक साहब? करना क्या था, मुंशी से कह आया हूं कि अब अगर वो लोग टांग अड़ाएं तो उनकी टांगे ही काट दो। मलिक साहब, आपको कानून कुछ नहीं कहता? हमारे अपने अनरिटन कवानीन होते हैं। हाँ तो खाला, मैं आपसे ये कहने आया था कि अब शादी का मामला तय ही कर दें, ये फिल्में तो बनती ही रहेंगी। जी मलिक साहब, आप ठीक ही कह रहे हैं, अब ये मामला तय हो ही जाना चाहिए। हाँ, अब इसे जल्दी तय होना चाहिए। आज हम डिनर साथ करेंगे। मैं थोड़ा गांव की गर्द झाड़ आऊं, तब तक आप भी तैयार हो जाएं। ठीक है? ठीक है, उसको आप कंप्लीट करके ले आइएगा। अच्छी, थैंक यू। हाँ जी मुना, मैं मंसूर बात कर रहा हूँ। मंसूर, सॉरी, देखो इस वक्त हम जरा एक मीटिंग में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में तुम्हें फ़ोन करती हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम बहुत मसरूफ हो। ऐसा है कि आज क्लब में डिनर है, सब पार्टनर्स आएंगे, तुम चल सकती हो? आई एम सो सॉरी, एक कोरिया का एक्चुअली वफ्द आया हुआ है और इसके साथ मेरी अपॉइंटमेंट है आज। ओके। ओके। वक्त तो चाय का है, और जब्बार साहब चाय बनाते तो बहुत अच्छी देर लगाते हैं। जरा जब्बार जी सर। एक चाय कब आएगी? ये बस अभी लाया सर। आइए आइए आइए, यहाँ रखिए। शुक्रिया। और आप सुनाइए, आपके प्रोजेक्ट्स कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छा काम जा रहा है। लोग तो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं जिस तरह कि उनका अपना काम हो। वैसे कभी मैं महसूस कर रही हूँ कि आजकल आप कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लग पड़े हैं। क्या बात है? नहीं, अच्छा ये बताएं, इसके अलावा क्या एक्टिविटीज हैं आपकी? इन प्रोजेक्ट्स के अलावा मैं सूफी शायर शाह हुसैन पर काम कर रही हूँ। वाह, क्या मस्त अलस्त शायर है। साजिदा जी, ये जो हमारी जोग्राफियाई लसानी सतह की जो हदबंदी है, इससे आगे एक सतह और भी है,
वहां भी एक पंजनत है, जहां पांचों दरिया एक ही दरिया में जाकर मिलते हैं, जहां शाह हुसैन और सचल सरमस्त एक हो जाते हैं। शाह हुसैन फरमाते हैं कि जिस अलबेली ने इश्क किया हो वो चरखा क्यों काटे, और सचल सरमस्त फरमाते हैं कि मुझे चरखा काटने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे यार ने मेरा चरखा उजला कर दिया है। वहदतुल वजूद की इसी सतह पर हमने अपने आप को तलाश करना है। ये आपको क्या हुआ? जी कुछ नहीं। अच्छा, आप ऐसा कहिए, कोई शाह हुसैन की काफी की कुछ आशार ही सुना दीजिए। मंदी हाँ कि चंगी हाँ, साहब तेरी बंदी हाँ, कहला लोग जाने दीवानी, मैं रंग साहब दे रंगी हाँ, साजन मेरा अखियों विच वसदा, मैं गलियां फिरा तशंगी हाँ। मलिक साहब, लगता है गांव में आपका दिल लगना शुरू हो गया है। कहाँ चौधरी साहब, गांव में तो मुझे एक दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। आपने जो शुगर मिल की बात मेरे दिमाग में डाल दी थी ना, उसी के लिए जमीन का बंदोबस्त करने गया था। तो इसका मतलब है कि आप हमारे प्रपोजल पर सीरियस हैं? हाँ बिल्कुल सीरियस हूँ। कुछ अपने उल्टे सीधे अखराजात भी तो पूरे करने हैं। क्या बात है खाला, खैरियत तो है? क्या हुआ खाला, बताती क्यों नहीं? हम तो लुट गए मलिक साहब, हम तो बर्बाद हो गए। मैं तो आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। आखिर हुआ क्या है? आमिर ने हमें लूट लिया मलिक साहब। उसने मेरी बच्ची को बहला फुसला कर उससे शादी कर ली। आमिर ने बेबी से शादी कर ली? ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ मलिक साहब। अच्छा, तुम लोगों ने मुझसे धोखा किया। हमने आपसे कोई धोखा नहीं किया मलिक साहब। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मुझे इस बात का कुछ पता नहीं। सुबह जब मैंने उससे बात की तो उसने मुझे बताया कि उसने, भाई साहब, मेरी बच्ची मासूम है, वो नादान है, भोली है, बेवकूफ है मलिक साहब। वो बेवकूफ नहीं है, उसने मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। नहीं। उसे अपने हुस्न पर नाज है। मैं उसके हुस्न को इस तरह मिटा दूंगा कि वो खुद को भी पहचान नहीं सकेगी। नहीं मलिक साहब, नहीं, नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपकी मिन्नत करती हूँ, हमें माफ कर दीजिए मलिक साहब। खुदा का वास्ता हमारी मदद कीजिए। मेरी बेटी को उस हीरो से तलाक दिलवा दीजिए मलिक साहब, उसको तलाक दिलवा दीजिए। तुम लोगों ने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया। ठीक है। वो जैसे ये क्या? सही है ना ये जगह पे? हाँ ये सही है। ठीक।
आ गए पार्टी से? हाँ, हुआ है। ये आधी रात को क्या नक्शा देखा जा रहा है? शुगर मिल का नक्शा देख रहे हैं। पापा की ख्वाहिश थी कि शुगर मिल बनाई जाए, और हम तो चाहते हैं कि पापा की सारी ख्वाहिशें पूरी हों। मुझे तो सारा नक्शा ही बदला हुआ नजर आ रहा है। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। अंकल ने जो शुगर मिल के लिए नक्शा बनाया था, उस नक्शे से कुछ मुतमईन नहीं थे, इसलिए हमने चेंज किया इसको। बहुत रात हो गई, ये नक्शा सुबह भी देखा जा सकता है। हाँ, बस खत्म हो रहा है, बस फारिग हो रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एब्सर्ड है सब कुछ, वल्गर है। मैं जिंदगी की एब्सर्डिटी और वल्गरिटी का अलम बरदार हूं। इस दौर ने मेरे सीने से दिल निकालकर यहां कंप्यूटर रख दिया है और मुझे इंसानी रुतबे से माजूल कर दिया है। मैं इंसानी रुतबे से माजूल होने से इनकार करता हूं। हेलो। हाँ सदफ, कैसी हो? क्या कर रहे हो? बस एक एब्सर्ड ड्रामे की रिहर्सल कर रहा था। मलिक साहब आ गए हैं गांव से? ये तो बहुत खुशी की बात है। मलिक साहब से पूछो कि फिल्म की ओपनिंग कब करवा रहे हैं। हमें अपनी जानों की पड़ी और तुम्हें फिल्म की क्या फिक्र? सदफ, इस सिचुएशन से तो हमें फिल्म में निकाल सकती है। यस